Hello and welcome everyone and welcome to this session of the direct taxation for CMA final students। तो जी हां, आपका 100 मार्क्स का पेपर डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सिलेबस का। ऑफ कोर्स वन ऑफ द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 3। ग्रुप 3 में अगर और सब्जेक्ट्स देखे जाएं तो मोस्टली सब्जेक्ट्स लेंदी ही हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन आपको सबसे ज्यादा लेंदी टॉपिक्स में से नजर आएगा, सबसे ज्यादा हेवी टॉपिक्स में से नजर आएगा डायरेक्ट टैक्सेशन। तो सर एक बात समझ लीजिए, पहले आप इससे पहले कि शुरू करें कुछ भी करें एक बात ध्यान में रखिएगा। सर इंटर का डायरेक्ट टैक्सेशन ना हमें कुछ नहीं आता, आप ये एज्यूम करके चलिएगा सारी क्लासेस में इंटर में हमने डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ा ही नहीं, आप ये एजम्पशन पे डायरेक्ट टैक्सेशन हमें पढ़ाइएगा, हमें बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक से डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ाइएगा जैसे कि हमने आज तक कभी डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ा ही ना हो। हां भाई हां, मुझे तुम्हारे दिल की बात बिल्कुल पता है। तुम लोग इंटर में जिस भी पैटर्न पे पढ़े हो, मेरा पैटर्न पढ़ाने का डेफिनेटली ये होने वाला है कि मैं तुम्हें एकदम स्क्रैच से पढ़ाऊंगा और प्रोविजंस को एकदम बेस से लेके चलूंगा और बिल्कुल भी ऐसा अज्यूम नहीं करूंगा कि तुमने डायरेक्ट टैक्सेशन इंटर में पढ़ा है। खुश? अब तो ठीक है। हां सर, ये एजम्पशन कर दिया आपने, हम खुश हो गए। सर सीएम में इंटर में जब हमने डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ा था तो सर उसका कुछ भी याद नहीं है, कितने जमाने पहले हमने पेपर दे चुके हैं, तो सर ये एजम्पशन हमारे लिए जरूरी है। भाई मैं बात समझ गया, ये एजम्पशन तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं भी ये एजम्पशन को अग्री करता हूं। इस एजम्पशन के बेसिस पे मैं शुरू करता हूं हमारा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई अब बात ये उठती है कि सर हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं। हां भाई हां, तुम मतलब हो नहीं, बनोगे फ्यूचर में। अरे सर मेंटली तो हम बन चुके हैं, इंस्टीट्यूट को बस तब ठप्पा देना है, मेंटली हम बन चुके हैं। इतना कॉन्फिडेंस? चलो ठीक है, मेंटली तुम बन चुके हो। सर तो ये बताइए कॉस्ट अकाउंटेंट्स की लाइफ में टैक्सेशन का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ टैक्सेशन इन लाइफ ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स? सर कॉस्ट अकाउंटेंट्स को अपने कॉस्ट से मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, जो भी डिफरेंट तरह के कॉस्ट हैं जिससे कॉस्ट शीट बनती है, प्रोडक्ट का कॉस्ट निकल के आता है प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है, प्रॉफिट कितना होना चाहिए प्रोडक्ट में, हमारा कॉस्टिंग के और जो एलिमेंट्स हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर एक कॉस्ट अकाउंटेंट की लाइफ में इसके बियॉन्ड टैक्सेशन का क्या रोल है? डायरेक्ट टैक्सेशन का इसके बियॉन्ड क्या रोल है एक कॉस्ट अकाउंटेंट की लाइफ में? सर जरा आप हमें इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करिए। हां भाई हां, मैं तुम्हें करता हूं हाईलाइट कि कॉस्ट अकाउंटेंट की लाइफ में डायरेक्ट टैक्सेशन का क्या रोल है। तो भाई देखो, फ्रैंकली बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारा वेल विशर हूं, तुम्हारा टीचर हूं, तो तुम्हें मुगालते में नहीं रखना चाहता, कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता, ज्यादा तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा नहीं करना चाहता। कॉस्ट अकाउंटेंट की लाइफ में डायरेक्ट टैक्सेशन का कुछ भी रोल नहीं होता, ये बस मजबूरी है सब्जेक्ट को पढ़ना। मजबूरी क्यों है? मजबूरी इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने 100 मार्क्स का हमारे सिलेबस में डाला हुआ है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विच आई हैव, because of which I have to study and I have to clear this particular subject. In my practical life, in my job, in my company, I will not use direct taxation in any manner whatsoever as a cost accountant. मेरे लिए कोई यूज ही नहीं है cost accountancy प्रोफेशन में डायरेक्ट टैक्सेशन का। क्यों यूज नहीं है सर? क्योंकि सर कॉस्ट अकाउंटेंट्स का जो कोर एरिया होता है, वो कोर एरिया कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए होता है कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना, कॉस्ट शीट मेंटेन करना, कॉस्ट ऑडिट करना। तो ये सब है कोर एरिया एक कॉस्ट अकाउंटेंट के। तो उसकी लाइफ में डायरेक्ट टैक्सेशन का 0 रोल या से 1% रोल या 2% रोल, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में कॉस्ट अकाउंटेंट का कोई रोल नहीं होता। इसके अलावा सीएमएज की लाइफ में डायरेक्ट टैक्सेशन का कोई खास रोल भाई नहीं है। और जो मैंने अभी पिछले 2 मिनट में बोला वो सब बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। जी हां, आपको ऐसा लग सकता है कि डायरेक्ट टैक्सेशन का रोल कॉस्ट अकाउंटेंट की लाइफ में 0 है या निल है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट इज बॉदर्ड विद द कॉस्ट विच आर incurred by the company, with the cost which are incurred in the product, the cost which are incurred while manufacturing a particular product। आपको डेफिनेटली ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है, एक्चुअल सिचुएशन यह है कि कॉस्ट अकाउंटेंट की लाइफ में डायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है। व्हाई? बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेशन इज एसेंशियली अ कॉस्ट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है।
तो हर डिसीजन को लेते हुए कोई भी सीएफओ कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, किसी भी प्रोडक्ट को बना रहा होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो उसके दिमाग में हमेशा हमेशा रहता है। और डायरेक्ट टैक्सेशन के इंप्लीकेशन जानने के लिए हर सीएफओ आतुर रहता है। डायरेक्ट टैक्सेशन इज डेफिनेटली अ कॉस्ट। इंस्टांसेस हुए हैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जहां पर डायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस को बंद करने का फैसला लिया है। ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं हिंदुस्तान की सरजमी पे। इतने बड़े बड़े टैक्स केसेस इंडिया के हिस्ट्री में आए हैं, जो टैक्स केसेस में जो टैक्स लायबिलिटी होती थी वो हजारों हजारों करोड़ की होती थी। तो कई कंपनीज ने स्टेटमेंट दिया है कि डायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेशन यहां पर बहुत ज्यादा हैवी है। तो जी हां, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपकी कॉस्ट शीट का रहेगा क्या? डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता ही होता है, जीएसटी कितना लगेगा एक प्रोडक्ट पे, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सर, डायरेक्ट टैक्सेशन इंपॉर्टेंट कैसे होता है? डायरेक्ट टैक्सेशन इंपॉर्टेंट ऐसे होता है कि अगर टैक्स रेट किसी भी ईयर में इंक्रीज हो जाता है तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन बचेगा वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो कंपनीज बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पे अपना बिजनेस करती हैं, बहुत ज्यादा उनके जो नेट प्रॉफिट रेशियो या जो आफ्टर टैक्सेशन प्रॉफिट रेशियो होता है, जिनका वो बहुत 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 कम होता है, अगर डायरेक्ट टैक्सेशन के रेट में थोड़ा सा भी इजाफा आया या थोड़ा सा भी रिडक्शन हुआ तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के कंपनी पे कि भाई हम इस प्रोडक्ट लाइन को, इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं चाहते। कंपनी कहती है इतनी मेहनत करो प्रोडक्ट को बनाने में, इतना ज्यादा एफर्ट लगाओ पूरे के पूरे कंपनी का प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में, उसे सेल करने में, उसे मार्केट करने पे, एट द एंड ऑफ द डे अगर टैक्स के बाद हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, कोई मार्जिन हमारे पास बचा ही नहीं, तो फिर कंपनी का क्या फायदा? कंपनी इस तरह से डिसीजन लेती है। सो डायरेक्ट टैक्सेशन का मेजर इंपैक्ट पड़ता है किसी भी कॉस्ट शीट पे, किसी भी डिसीजन मेकिंग पैटर्न पे। डायरेक्ट टैक्सेशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी बिजनेस प्रोसेस, एनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। अब भाई आपके फाइनल के कोर्स में एक चीज है इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्ट टैक्सेशन का रोल इन डिसीजन मेकिंग। मैं आपको देता हूं एग्जांपल। Amazon, बहुत बड़ी कंपनी Amazon ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था एलेक्सा। आपने देखा होगा टीवी में उसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। Amazon का एक प्रोडक्ट है एलेक्सा। अब एलेक्सा डेवलप हुआ यूएस में, बनाया गया यूएस में, लेकिन उसको सेल कहां करा गया? उसको सेल करा गया इंडिया में लाकर। अगर उसे सेल करा गया इंडिया में लाकर तो फिर यहां पर डबल टैक्सेशन का रिस्क आ जाता है। रिस्क सर कैसा डबल टैक्सेशन का रिस्क? डबल टैक्सेशन का रिस्क ऐसे, यूएस गवर्नमेंट बोलेगी मुझे टैक्स दो, इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी मुझे टैक्स दो। अगर दो दो जगह टैक्स पे करना पड़ा तो फिर भाई ऐसा है, एलेक्सा को करो ताले में बंद, अमेज़न पैक करे, अपना बोरिया बिस्तर समेटे और अपने घर बैठे। अगर दो जगह टैक्स पे करना पड़ गया तो सर क्या ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि दो जगह टैक्स करना पड़ जाए? यूजुअल सिचुएशन में तो नहीं होता, बट रेयर कुछ ऐसे इंस्टांसेस आए हैं जहां यह चीज भी पॉसिबल होती है। सो एलेक्सा जैसी चीज में, किसी भी तरह के इंटरनेशनल टैक्सेशन में जब भी डिसीजन मेकिंग करी जाती है, डायरेक्ट टैक्सेशन का मेजर रोल होता है कि भाई ये बताओ हमें कहां कहां किस किस कंट्री में कितना कितना टैक्स देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो हमारा सारा का सारा प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग कंट्रीज में टैक्स देने में निकल जाए और हम क्या लेके बैठे हो हाथ में? कुछ भी नहीं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एलिमेंट है डायरेक्ट टैक्सेशन, जो किसी भी बिजनेस डिसीजन को, किसी भी बिजनेसमैन को इंपैक्ट करता है। तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स की लाइफ में सर टैक्सेशन का क्या रोल है। टैक्सेशन हर किसी फाइनेंस प्रोफेशनल को टच करता है इन अ यूनिक वे। हर किसी फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट टैक्सेशन, एंड डायरेक्ट टैक्सेशन इज नॉट just a small piece of expenditure, it's a huge piece of expenditure बहुत ज्यादा होता है भाई डायरेक्ट टैक्सेशन का। ऑलमोस्ट मैं बोलूं तो 30% ऑफ योर रेवेन्यू, 30% ऑफ योर इनकम गोज इन टैक्सेशन। तो भले ही आप सीएमएज हैं,
प्लीज ऐसा मत सोचना। कई बच्चे सोचते हैं सर हमें बस पेपर निकालना है, हमें आगे ना जिंदगी में कभी डायरेक्ट टैक्सेशन का हम मुंह नहीं देखेंगे, सर हमें बहुत गंदा लगता है, इंटर में सब्जेक्ट में ना हमारी जान ले ली, सर आगे हम कभी सब्जेक्ट का मुंह नहीं देखेंगे। नहीं भाई नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। इफ यू आर अ फाइनेंस प्रोफेशनल, staying away from direct taxation is not possible. Direct taxation is something that will touch your life in every sphere wherever you go. So क्लास में जो मैं अप्रोच रखने वाला हूं वो बहुत सिंपल सी, मैं आपको प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको रियल लाइफ के इंस्टांसेस देने वाला हूं, मैं आपको एकदम जैसा प्रैक्टिकल सिनारियो में होता है वो सारे सिनारियो कवर करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि मुझे चाहिए ना केवल एग्जाम में अच्छे मार्क्स, बल्कि आपके आगे जाके जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, जब अपनी कंपनी में डायरेक्ट टैक्सेशन डिस्कस कर रहे हो, वहां पर मुझे चाहिए आपका डायरेक्ट टैक्सेशन पे एक बहुत स्ट्रांग होल्ड, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे एक बहुत स्ट्रांग होल्ड। ठीक है सर आप जिद्दी हैं लगता है, आप मानेंगे नहीं, आप हमें एकदम प्रैक्टिकली डायरेक्ट टैक्सेशन पूरा का पूरा समझा के ही मानेंगे। हाँ जी हाँ, मैं आपको डायरेक्ट टैक्सेशन प्रैक्टिकली और एकदम 100% तरीके से समझा के ही मानूंगा। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। ओके, तो सर सबसे पहले ये बताइए डायरेक्ट टैक्सेशन में कितने पार्ट्स हैं? भाई डायरेक्ट टैक्सेशन में आपके दो पार्ट्स हैं, एक डोमेस्टिक टैक्सेशन जहां हम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जहां इंटरनेशनल टैक्सेशन जहां हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सर डोमेस्टिक टैक्सेशन में कौन सा लॉ इनकॉर्पोरेटेड है? डोमेस्टिक टैक्स में लॉ इनकॉर्पोरेटेड है इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूडेड है डोमेस्टिक टैक्सेशन में, और इनकम टैक्स एक्ट रेड विद इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो कंप्राइज करते हैं डोमेस्टिक टैक्सेशन को। और जी हां, कुछ सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, इस तरह की चीजें भी आती हैं जो डायरेक्ट टैक्सेशन जो डोमेस्टिकली गवर्नड होता है उसको रेगुलेट करता है। सर सबसे पहले बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन? तो भाई वो टैक्सेशन जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पे लगता है, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर ही जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उस पे जो टैक्सेशन अप्लाई होता है उसे कहते हैं डोमेस्टिक टैक्सेशन। जैसे आपने इंडिया के अंदर ही ट्रांजैक्शन करी, आपने इंडिया के अंदर ही बिजनेस करा, आपने इंडिया के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट करी, आपने इंडिया के अंदर ही सैलरी अपनी एक्यूमुलेट करी, आपने इंडिया के अंदर ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को जनरेट किया। अगर आपने विद इन इंडिया अपनी अर्निंग्स करी, अपना रेवेन्यू अर्न किया विद इन इंडिया, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। और अगर आपने इंटरनेशनली अपने ट्रांजैक्शंस करी, इंटरनेशनली बिजनेस किया, किसी और कंट्री के साथ कोई लेन देन किया, किसी और कंट्री के साथ अपना व्यवहार किया, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। सो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे जो टैक्सेशन लगता है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे जो टैक्सेशन लगता है उसे बोलते हैं डोमेस्टिक टैक्सेशन। So domestic taxation and international taxation are two types of taxation which is there in our syllabus. तो भाई इंटरनेशनल टैक्सेशन ऑलमोस्ट आता है आपके एग्जाम में 25 to 30 मार्क्स का, और डोमेस्टिक टैक्सेशन बैलेंस पेपर फॉर्म करेगा। सर डोमेस्टिक टैक्सेशन में इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स के सर्कुलर्स, इनकम टैक्स के नोटिफिकेशंस, ये सारी की सारी चीजें डोमेस्टिक टैक्सेशन में कवर होती हैं। सर इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या कवर होता है? इंटरनेशनल टैक्सेशन में भाई सबसे पहले तो कवर होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। चीटिंग सर, चीटिंग सर, चीटिंग सर, इनकम टैक्सेशन, इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो यहां डोमेस्टिक में कवर हुआ था, ये दोबारा इंटरनेशनल पे कैसे कवर हो गया? आपने तो बोला था इनकम टैक्स 1961 हम डोमेस्टिक टैक्सेशन को स्टडी करते हुए पढ़ेंगे, आपने यहां ये दोबारा कैसे लिख दिया? अरे भाई एक्ट में भी प्रावधान है कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड, कुछ प्रावधान जो बेसिक सोर्स है इंटरनेशनल टैक्सेशन का वो इनकम टैक्स एक्ट ही है। जी हां, इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए एक और चीज है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स, जो दो कंट्रीज के बीच में समझौते होते हैं। यह समझौता डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट और मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, मैं सब पढ़ाऊंगा, सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। इन दोनों का मतलब क्या होता है, क्या इनके पीछे लॉजिक है, क्या इनके पीछे रीजनिंग है, सब चीजें पढ़ाऊंगा। बट बस अभी ये समझ लो डोमेस्टिक टैक्सेशन में सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स के नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब डोमेस्टिक टैक्सेशन के पर्व्यू में आते हैं। और इंटरनेशनल टैक्सेशन के पर्व्यू में होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, DTA, MLI, ये सब चीजें मिलकर बनता है इंटरनेशनल टैक्स लॉ। So these are the two major parts which we have to study in our syllabus.
सर आज हम कौन सा पार्ट इन दोनों में से शुरू करने वाले हैं? भाई आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 30 मार्क्स का, अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का पोर्शन, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल टैक्सेशन मींस वो वाला टैक्सेशन जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होता है, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये हमारे सिलेबस में 25 to 30 मार्क्स का मैंडेटरी आता ही आता है। अब सुनना कमाल की बात, सुनना कमाल की, इस 70 to 75 मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे बहुत सारे चैप्टर्स, और इस 25 to 30 मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा सिर्फ एक चैप्टर, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो ये जो पार्ट है आपके सिलेबस का, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ताकि आप इसके इफेक्टिव ये 30 to 25 मार्क्स ऑब्टेन कर सको अपने एग्जामिनेशन में। उनको ऑब्टेन करने के लिए आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है सर, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। सब होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, टाइम प्लीज। क्या हुआ सर? फिर वही बात सामने आ रही है सर, कहीं इंटरनेशनल टैक्सेशन का बैकग्राउंड डोमेस्टिक टैक्सेशन तो नहीं है। फिर सर हमें समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डोमेस्टिक टैक्सेशन हमने आपको बताया सीएम में इंटर में कोई ढंग से नहीं करा सर फिर समझने में प्रॉब्लम होगी, आप ये पढ़ा दोगे फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे सर, फिर दोबारा दिक्कत होगी सर। कहीं सीएम में इंटर का डोमेस्टिक टैक्सेशन या डोमेस्टिक टैक्सेशन एज सच कहीं रिलेटेड तो नहीं है इंटरनेशनल टैक्सेशन से? कहीं हमें समझने में दिक्कत तो नहीं होगी इंटरनेशनल टैक्सेशन को? अगर हम डोमेस्टिक टैक्सेशन को बहुत अच्छे तरह नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। International taxation is absolutely a new, a fresh topic which is there in your syllabus. इसका domestic taxation से लिंक तो है, लेकिन मैं वो लिंक समझाऊंगा तुम्हें स्क्रैच से। बिल्कुल भी अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि तुमने पीछे कुछ पढ़ा होना चाहिए इंटरनेशनल टैक्सेशन को समझने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है इंटरनेशनल टैक्सेशन को फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, इवन इफ योर माइंड हैज नो मेमोरीज ऑफ डोमेस्टिक टैक्सेशन। हाँ भाई हाँ, तुम गजनी हो, गजनी नहीं याद है तुम्हें डोमेस्टिक टैक्सेशन के कोई भी प्रोविजन, कोई टेंशन नहीं है। इंटरनेशनल टैक्सेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डोमेस्टिक टैक्सेशन। जहां भी डिपेंडेंस होगी वहां मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ढंग से। ठीक है सर, अब रिलीफ आ गया। ठीक है सर, अब हम इंटरनेशनल टैक्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो बेस है वो बेस है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो बेस है वो बेस है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का मतलब ये ऐसी ट्रांजैक्शंस जो विद इन इंडिया नहीं हो रही, जो इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में हो रही हैं, दे आर नोन एज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। सो जो टैक्सेशन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे अप्लाई करता है उस वाले टैक्सेशन को बोलते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। सर ये क्या मतलब हुआ? सर ये क्या मतलब हुआ? गलत बात है सर चाहे ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक हो चाहे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल हो, लॉ तो दोनों पे एक ही लगना चाहिए। ये क्या नाइंसाफी है सर? नाइंसाफी क्यों सर? चाहे मैं अपने इंडिया के ही लोगों से डील कर रहा हूं, चाहे मैं इंडिया बाहर जाके एशिया के लोगों से डील कर रहा हूं, सर अलग अलग लॉ क्यों? अरे मेरा प्रोडक्ट सेम है। सपोज मैं हल्दीराम के नमकीन बेचता हूं, मैं हल्दीराम के नमकीन बेचता हूं, ये मेरा व्यापार है। मैं हल्दीराम से थोक में नमकीन खरीदता हूं, वो नमकीन मैं बाहर जाके या इंडिया में बेचता हूं। मैं उनका होलसेलर हूं या रिटेलर हूं। मैं हल्दीराम के ऑथराइज फ्रेंचाइजी मैंने ली हुई है, मैं हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि सर अगर मैं वो बेचूं इंडिया में, अगर ट्रांजैक्शन हो इंडिया में सर, तो मेरे पे लगेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। और अगर मैं बेचूं इंडिया से बाहर जाके, अगर मैं बेचूं फॉरेन कंट्रीज में, तो मेरे पे लगेगा एक डिफरेंट लॉ। सर ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा क्यों हमारे लॉ ने करा है? इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्यों आ गई है? रीजन बड़ा सिंपल सा है। जब तुम व्यापार करते हो इंडिया के अंदर अंदर, तो तुम्हारी जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है वो होती है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट या इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी। तुम्हें गवर्न कौन कर रहा है? इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी।
तो वहां पर जो लॉ लगता है वो कौन चलाता है? इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी चलाती है। और जैसे ही तुमने किसी और की सरजमी पे पैर रख दिया और वहां पर तुम कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करने लगे, वहां पर एक और बंदा पिक्चर में आ जाता है। वो बंदा कौन है? वो बंदा है यूएस रेवेन्यू अथॉरिटीज, विच आर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ यूएस। यूएस का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है यूएस रेवेन्यू अथॉरिटीज। सो जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को गवर्न करती हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज। और जहां पर तुमने अपनी कंट्री से बाहर किसी और की कंट्री में पैर रखा, वहां पर फॉरेन कंट्री की इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी पिक्चर में आ जाएंगी। हमारे केस में यूएस रेवेन्यू अथॉरिटीज भी पिक्चर में आ जाएंगी। यह रीजन है कि हमको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। हमें जो हम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में टैक्सेशन कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, बिकॉज एक और एंटिटी है जो कि इन्वॉल्व हो गई है, एक और टैक्स अथॉरिटी है जो कि इन्वॉल्व हो गई है इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन में, विच इज यूएस रेवेन्यू अथॉरिटीज। और यह रीजन है कि हम क्यों इंटरनेशनल टैक्सेशन अलग से पढ़ते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन इंटर कंट्री होती है उसका लॉ अलग, और जो ट्रांजैक्शन विद इन कंट्री होती है उसका लॉ अलग। यही रीजन है कि इन दोनों लॉ में हल्का सा होता है डिफरेंस। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो यह है रेलेवेंस इंटरनेशनल टैक्सेशन का। अब आओ समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होती है? भाई सबसे पहले बता दो ये ट्रांजैक्शन क्या होती है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होती है। मुझे बता दो ट्रांजैक्शन क्या होती है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो मुझे तुम ट्रांजैक्शन की बस डेफिनेशन बता दो। ठीक है सर। सर ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन सुनिए। सर ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है एनी एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पीपल, इट इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो दो लोगों के बीच में होती है उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो भाई ट्रांजैक्शन किस तरह की हो सकती है? ट्रांजैक्शन हो सकती है भाई सेल परचेज, हां जी, लीज ऑफ प्रॉपर्टी, हां जी, कैपिटल एसेट सोल्ड, हां जी, रेंट इनकम फ्रॉम रेंट विच इज रिसीव्ड, हां जी, ट्रांजैक्शन, ब्याज मिलना, इंटरेस्ट, ब्याज मिलना, इंटरेस्ट, लोन की ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच में, हां जी, ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस की जितनी भी तुम ट्रांजैक्शन सोच सकते हो सब ट्रांजैक्शन किसके परव्यू में आ जाती हैं? ट्रांजैक्शन के परव्यू में आ जाती हैं। एनी बिजनेस एक्टिविटी और एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। सो फर्स्ट वर्ड इज ट्रांजैक्शन। तो बाय, सेल, लीज आउट, interest received, dividend received, royalty income, any kind of business transaction which happens between two or more people is known as transaction. अब सवाल उठता है, what do you mean by international transaction? What do you mean by international transaction? तो भाई ऐसी ट्रांजैक्शन जो दो कंट्रीज के दो इंडिविजुअल्स के बीच में होती हैं, जहां क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन जो सरहद को पार करके बाहर भी चली जाती है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। So international transaction means any transaction of sale of a product, of purchase of a product, of purchase of raw material, or selling of services, royalty, interest, dividend, any kind of transaction which happens between two or more companies situated in two different countries is known as international transaction. और मैंने आपको पहले ही बताया भाई, जहां दूसरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई वहां मुझे रहना पड़ेगा ज्यादा सतर्क। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या यह गवर्नमेंट बदमाश है? क्या यह गवर्नमेंट मिस्चीवियस है जिसकी वजह से ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा? नहीं भाई नहीं, मिस्चीवियस कोई नहीं होता, बदमाश कोई नहीं होता। सब अपने इंटरेस्ट की रक्षा करते हैं, सब अपने हितों की रक्षा करते हैं। हितों की रक्षा दोनों इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी भी करेंगी, यूएस रेवेन्यू अथॉरिटी भी करेंगी, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में दोनों अथॉरिटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। अब सर कैसे हितों की रक्षा दोनों करेंगी और कैसे वो डिस्प्यूट में कन्वर्ट होगा, आओ देखते हैं। भाई यहां यह है इंडिया में है मिस्टर ए।
मिस्टर ए का क्या काम? मिस्टर ए का ये काम, वो ऑथराइज्ड डीलर हैं हल्दीराम्स के प्रोडक्ट वो इंडिया से उठाते हैं, इंडिया से खरीदते हैं और इंडिया में वो ऑथराइज्ड डीलर हैं हल्दीराम्स के प्रोडक्ट के, वो इंडिया से ये प्रोडक्ट लेके बेचते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है मिस्टर जोसेफ, हु इज अ फिरंग, लेकिन उन्हें हल्दीराम के जो चटपटे नमकीन होते हैं, जो उनकी मिठाइयां होती हैं या उनके जो स्नैक्स होते हैं, बहुत पसंद है मिस्टर जोसेफ को। तो मिस्टर ए क्या करते हैं? मिस्टर ए हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और उन्हें सेल करते हैं। कहां पर? यूएस में सेल करते हैं। यूएस वाले लोग मिस्टर जोसेफ इन वाले हल्दीराम के पैकेट्स को परचेज करते हैं। तो बताओ सेल कौन कर रहा है? सेल कर रहे हैं मिस्टर ए। परचेज कौन कर रहा है? परचेज कर रहे हैं मिस्टर जोसेफ। तो यह हो गई भाई एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब सवाल उठता है, अगर ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है, हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स पे करना होता है, ऑब्वियस सी बात है इस ट्रांजैक्शन पे भी टैक्स पे करना होगा। अब सवाल ये उठता है, इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स पे कौन करेगा? सर आइडियली टैक्स पे उसे करना चाहिए जिसकी इनकम है। जो इनकम कमा रहा है वही तो टैक्स पे करेगा। अरे बताना इनकम किसकी है? इनकम सर इनकम है मिस्टर ए की। मिस्टर जोसेफ का तो खर्चा है, खर्चा। मिस्टर जोसेफ का तो एक्सपेंडिचर है, उन्होंने परचेज किया ना मिस्टर जोसेफ ने, तो ये तो एक्सपेंडिचर है, वो तो एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंस खर्चा है। इनकम किसकी है भाई? इनकम है मिस्टर ए की। आइडियली अगर मैं कोई लॉ नहीं, अभी लॉ को रेफर नहीं करता, मैं बिल्कुल इनकम टैक्स एक्ट को छूता नहीं, मैं एकदम लेमैन हूं, लॉजिक से तो मैं बोल रहा हूं, अपने ब्रेन से तो मैं बोल रहा हूं, लॉजिक से तो मैं बोल रहा हूं। भाई बताना जिसकी इनकम उसी को टैक्स पे करना चाहिए। तो टैक्स लेवी करने की जो राइट आएगा इस ट्रांजैक्शन पे वो किसके पास आना चाहिए? आइडियली इनकम टैक्स अथॉरिटीज की, इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास आना चाहिए, क्योंकि ए इज इन इंडिया, ए इंडिया में है, इस वजह से जो टैक्सेशन का राइट आना चाहिए वो आना चाहिए भाई मिस्टर ए पे, वो आना चाहिए इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे। यूएस रेवेन्यू अथॉरिटीज को बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए इस वाले ट्रांजैक्शन से, क्योंकि यूएस में तो ये खर्चा है, खर्चा। लेकिन भाई हर आदमी इस दुनिया में लालची होता है। लालची मतलब सबको अपने हितों की रक्षा करने का राइट है और सबको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट है। तो जितनी भी रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं सबको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट है। वो चाहेंगी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर आपका कोई राइट नहीं भी बनता वहां भी मैं टैक्स रिकवर करूं, हर गवर्नमेंट ये चाहेगी, बिल्कुल चाहेगी सर। तो यूएस रेवेन्यू अथॉरिटीज कैसे इस ट्रांजैक्शन को जाने देंगी? नहीं जाने देंगी सर। कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के, कुछ ना कुछ लॉ लगा के, कुछ ना कुछ रूल लगा के यूएस रेवेन्यू अथॉरिटीज इस इनकम को टैक्स अपनी कंट्री में करना चाहेंगी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास तो इनकम टैक्स एक्ट है, इसी तरह यूएस रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास भी यूएस का इनकम टैक्स एक्ट है। यूएस अथॉरिटीज चाहेंगी कि सुनो मिस्टर ए, तुम इस इनकम पे यूएस पे टैक्स दे दो। सर ये तो बड़ा गलत है। गलत नहीं है भाई, मैं तुम्हें देता हूं लॉजिक। देयर आर 2 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी चार्ज टू इनकम टैक्स। सर ये चार्ज टू इनकम टैक्स क्या होता है? चार्ज टू इनकम टैक्स मतलब किसका राइट है इनकम टैक्स कलेक्ट करने का। अब देखो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही है मिस्टर ए इंडिया में है, पूरी की पूरी इनकम इंडिया में जनरेट हुई है, इंडिया की इनकम है, इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स देने का राइट होना चाहिए। यूएस अथॉरिटीज कह रही है नहीं भाई नहीं, सुनो मिस्टर जोसेफ ने पेमेंट करी है, तो जो मिस्टर जोसेफ ने पेमेंट करी है, तुमको जो इनकम हुई है वो कहां से हुई है? यूएस से हुई है, तो जरा लाओ तुम मुझे टैक्स दे दो, इस वाली ट्रांजैक्शन पे मुझे टैक्स मिलना चाहिए। दोनों अथॉरिटीज आपस में लड़ रही हैं। लड़ने का बेसिस देखना, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स किसके हाथों में होता है, चार्ज ऑफ टैक्स किसके हाथों में होता है, उसके लिए रूल्स क्या है वो सुनना। रूल नंबर वन ध्यान से सुनना, द सोर्स रूल। सोर्स रूल का मतलब ये कि इनकम टैक्स अराइज कहां से हो रहा है, कौन से वो एसेट्स हैं, कौन से वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सी वो कंपनी है, कौन सा वो पूरा सेटअप है जिसकी वजह से इनकम टैक्स या इनकम की ये ट्रांजैक्शन जो है जिसमें इनकम हो रही है वो अराइज हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसका सोर्स क्या है, उसका जड़ क्या है? बताना इस ट्रांजैक्शन में जड़ क्या है? सर जड़ है हल्दीराम्स और मिस्टर ए और हल्दीराम्स की डील, फ्रेंचाइजी डील। तो जो इस ट्रांजैक्शन का सोर्स है वो इंडिया है। कैसे?
हल्दीराम की बताओ फैक्ट्री कहां है? इंडिया में। मिस्टर ए सिचुएटेड कहां है? इंडिया में। मिस्टर और हल्दीराम के बीच में तो डील हुई है वो कहां हुई है? इंडिया में। मिस्टर ए के पास जो पूरा इनकम आया वो कहां है? इंडिया में। सब की सब चीजें इंडिया में हो रही हैं। तो अब होगा क्या? होगा ये इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज बोलेंगी कि भाई ये जो इनकम जनरेट हो रही है, ये इनकम जनरेट हो रही है इंडिया की सरजमी पे। जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जैसे वो जो नमकीन प्रोड्यूस हो रहा है, हल्दीराम्स की जो फैक्ट्री सिचुएटेड है, हल्दीराम्स का जो हेड ऑफिस सिचुएटेड है, जितना भी काम हो रहा है वो सब हो रहा है इंडिया की सरजमीन पर। और यूएस टैक्स अथॉरिटीज बोलेंगी अरे सुनना, ये जो पूरा सेल्स हुई है, जो इनकम जनरेशन हुआ है, वो इनकम जनरेशन हुआ है यूएस की सरजमी पे। जरूर मिस्टर ए कोई यूएस में प्रेमाइसिस होल्ड करते होंगे, किसी तरह का कोई ऑफिस होल्ड करते होंगे, किसी तरह का कोई लिंक होल्ड करते होंगे जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचते होंगे, और उस लिंक की वजह से, उस प्रेमाइसिस की वजह से ये इनकम हो रही है जनरेट। तो इस इनकम का जो सोर्स है, रेवेन्यू का जो सोर्स है, रेवेन्यू कहां से आ रहा है, रेवेन्यू कहां से आ रहा है, ये होता है सोर्स रूल। तो रेवेन्यू कहां से आ रहा है? यूएस रेवेन्यू अथॉरिटीज कहेंगी कि रेवेन्यू आ रहा है यूएस से। इंडियन टैक्स अथॉरिटीज कहेंगी रेवेन्यू आ रहा है इंडिया से। तो ये है पहला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो टैक्सिंग राइट देता है किसी भी कंट्री को, किसी भी गवर्नमेंट को टैक्सिंग का, टैक्स लगाने का राइट देता है। दैट इज द सोर्स रूल। इनकम का सोर्स कहां है, इनकम कहां से जनरेट हो रही है, इनकम का ओरिजिन कहां है, इनकम ओरिजिनेट कहां से हो रही है। तो यूएस गवर्नमेंट अथॉरिटी कहेंगी भाई अगर ये सेल होती ना तो तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फायदा होता, तुम्हारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का क्या फायदा होता, तुम्हारी फैक्ट्री का फायदा क्या होता। हमारी जो मेजर चीज है इनकम जो सेल्स पे हुई है, वो सेल्स का जो सोर्स है वो है यूएस, वो है यूएस का ये सेक्शन जहां पर ये सेल्स हो रही है। सो दैट इज द रीजन वाई source rule is the first principle of considering the income which is taxable, chargeable to tax. दूसरा रूल भाई, और relatively easier रूल, ये रूल कहता है, रेजिडेंसी रूल है भाई, रेजिडेंसी रूल। रेजिडेंसी रूल कहता है जो इनकम रिसीव कर रहा है, यहां हमारे केस में मिस्टर ए, वो जहां का भी रेजिडेंट है वहां पर उसकी इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए। तो सुनो इनकम टैक्स अथॉरिटीज, अगर मिस्टर ए तुम्हारा रेजिडेंट है तो इंडिया में ये वाली इनकम टैक्स होनी चाहिए, यूएस में नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टर ए यूएस का रेजिडेंट होता, सपोज मिस्टर ए 182 डेज से ज्यादा यूएस में ही रह रहा होता और वो यूएस का रेजिडेंट होता, तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई ये टैक्सेशन यूएस में होनी चाहिए। दिस इज द रेजिडेंसी रूल। तो दो प्राइमरी रूल्स हैं भाई, ये क्या दो प्राइमरी रूल्स हैं? सोर्स रूल और रेजिडेंसी रूल। रेजिडेंसी रूल कहता है जो जहां का रेजिडेंट, उसकी इनकम उसी कंट्री में टैक्स होनी चाहिए। सोर्स रूल कहता है नहीं भाई नहीं, रेजिडेंसी को मत मानो, ये मानो इनकम का ओरिजिन कहां से है, जहां से इनकम का ओरिजिन वहां से आप रेवेन्यू को टैक्स करो, वहां पर आप रेवेन्यू को टैक्स करो। तो सर अब एक चीज बता दीजिए, अगर सोर्स रूल के हिसाब से चलें तो सर हमें ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सोर्स रूल यूएस में, इंडिया में भी है, थोड़ा थोड़ा सोर्स यूएस में भी है। हमें ना दोनों का मिक्स लग रहा है। जी हां, ऐसा भी हो सकता है दैट द टैक्सिंग राइट इज स्प्लिट टैक्सिंग राइट स्प्लिट हो जाए बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ऐसा भी हो सकता है भाई, यूएस वाले क्या चाहेंगे, यूएस वाले चाहेंगे सारा का सारा यूएस में टैक्स हो जाए, इंडिया वाले टैक्स अथॉरिटीज क्या चाहेंगी, सारी की सारी इंडिया में टैक्स हो जाए। लेकिन ऐसे रूल्स हैं, हम आगे चल के अपने सेक्शंस में पढ़ेंगे, जहां पर हम स्प्लिट कर देंगे इनकम को। कुछ पोर्शन इंडिया के हाथ में टैक्स कर देंगे जहां तक सोर्स इंडिया में हम मानेंगे, कुछ पोर्शन यूएस के हाथ में टैक्स कर देंगे जहां तक हम यूएस में सोर्स मानेंगे। सो स्प्लिटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। सो लड़ाई झगड़ा कहां? लड़ाई झगड़ा ये भाई, हमें टैक्सेशन के राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ी दुख की बात ही ये होती है, हमें टैक्स कौन करेगा, यूएस करेगा या इंडिया करेगा, इसको स्प्लिटिंग करना है। इसको स्प्लिटिंग करते हुए हमें दिक्कत ही आती है किस कंट्री को हम कितना राइट दें स्प्लिट करने का। जिस कंट्री को हम ज्यादा राइट देंगे स्प्लिट करने का वो खुश रहेगा, जिस कंट्री को हम कम राइट देंगे स्प्लिट करने का वो नाराज रहेगा हमसे। अब सर ये हम कौन है, कौन स्प्लिटिंग राइट देता है कंट्रीज को? स्प्लिटिंग राइट देती हैं कंट्रीज खुद। जी हां,
यूएस की अथॉरिटी और इंडिया की अथॉरिटी दोनों बैठती हैं आमने सामने एक टेबल पे और वो नेगोशिएट करती हैं और वो मांडवली करती हैं, वो एक दूसरे से डिस्कशन करती हैं कि कहां पर टैक्सिंग राइट, किस ट्रांजैक्शन का टैक्सिंग राइट किस कंट्री को मिलना चाहिए. This is known as the mutual discussion, which is documented in a document called DTAA. अब सुनना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या होता है भाई. इस पूरी ट्रांजैक्शन में इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी, सुनो मिस्टर ए, तुम रेजिडेंट हो इंडिया के, तो जरा रेजिडेंट रूल लगा दो और इंडिया में पूरा का पूरा टैक्स दे दो. यूएस गवर्नमेंट कहेगी, सुनो मिस्टर ए, तुम सोर्स रूल लगा दो, सोर्स रूल, और ऐसा मानो कि तुम्हारी इनकम यूएस से ओरिजिन हुई है और तुम पूरा का पूरा टैक्स दे दो यूएस में. यहां हो जाएगा डिस्प्यूट, यहां हो जाएगी लड़ाई. इस लड़ाई में कौन मारा जाएगा? मिस्टर ए मारा जाएगा, क्योंकि उसको पे करना पड़ेगा 2 बार टैक्स. सेम इनकम पे 2 बार टैक्स. एक बार टैक्स लगाएगी इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी, वो तो ऑब्वियसली उसके लिए रेजिडेंट रूल बेनिफिशियल है ना. यहां पर वो कहेगी रेजिडेंट रूल के हिसाब से आप हमें टैक्स दे दो. और दूसरा टैक्स लगाएगी यूएस गवर्नमेंट अथॉरिटी, यूएस अथॉरिटी. क्यों यूएस अथॉरिटी टैक्स लगाएगी? क्योंकि यूएस अथॉरिटी लगाएगी सोर्स रूल. वो कहेगी देखो सोर्स ऑफ इनकम कहां है? यूएस से आ रहा है सोर्स ऑफ इनकम, तो तुम यूएस में टैक्स दे दो. तो यहां पर अराइज होगा सिचुएशन ऑफ डबल टैक्सेशन. और यहां जब सिचुएशन ऑफ डबल टैक्सेशन अराइज होगा तो मारा कौन जाएगा? मारा जाएगा मिस्टर ए. इसलिए जरूरत है, यहां इनकम टैक्स एक्ट यूएस वाला अप्लाई होता है, यहां इनकम टैक्स एक्ट इंडिया वाला अप्लाई होता है. अब जरूरत इस बात की है कि भाई हम लोग मांडवली करें, जहां पर भी ऐसी सिचुएशन राइज हो रही है कि दोनों कंट्रीज में टैक्स होने का चांस बन गया है, वहां पर डीटीएए हमको बताएगा कौन सी कंट्री को राइट मिलेगा टैक्स लेने का. नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों कंट्रीज को टैक्स लेने का राइट मिल जाए, वरना एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लग जाएगा. एंड इट इज अ गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट डबल टैक्सेशन इज नॉट परमिसेबल अंडर द इनकम टैक्स लॉज. डबल टैक्सेशन परमिसेबल नहीं होते हैं. जी सर, तो अगर डबल टैक्सेशन परमिसेबल नहीं होते हैं तो एक को, किसी भी एक को टैक्सिंग राइट मिलेगा. वो टैक्सिंग राइट किससे मिलेगा? वो मिलेगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट से. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. हमने सबसे पहले पढ़ा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा डबल टैक्सेशन. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा रिस्क होता है डबल टैक्सेशन का. भाई डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में कोई रिस्क नहीं होता डबल टैक्सेशन का, क्योंकि सिर्फ एक इनकम टैक्स अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है इंडिया की. वो कहां डबल टैक्सेशन कर देगी? वो तो एक ही बार टैक्स लेगी ना, तो वहां पर चिंता नहीं है. डोमेस्टिक में चिंता नहीं है. चिंता कहां है? इंटरनेशनल टैक्सेशन में चिंता है. किस चीज की चिंता है? डबल टैक्सेशन की चिंता है अंडर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. डबल टैक्सेशन की चिंता है. इस चिंता को दूर करने के लिए हम एंटर करते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट. ये क्या होते हैं? यहां पर दोनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में अक्रॉस द टेबल बैठते हैं, आपस में डीलिंग करते हैं, आपस में मांडवली करते हैं और दोनों मिलकर एक अग्रीमेंट बनाते हैं. उस अग्रीमेंट का नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट. और दोनों इस पर हस्ताक्षर करते हैं. हस्ताक्षर करने के बाद ये डीटीए इन फोर्स आ जाता है, ये मार्केट में आ जाता है और डीटीए हमारा एनैक्ट हो जाता है. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. सो इंटरनेशनल टैक्सेशन लीड्स टू डबल टैक्सेशन. डबल टैक्सेशन is the source of dispute between two countries and therefore there is a need of double taxation avoidance agreement. या एक वर्ड और आज आपको इंट्रोड्यूस करता हूं भाई आपके साथ, MLI, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट. अब समझो ये क्या होता है मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट. भाई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होता है, दो कंट्रीज के बीच में होता है, दो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होता है. मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट मल्टीपल कंट्रीज के बीच में होता है. तो भाई जैसे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, जापान, चाइना और जितने भी साउथ मलेशिया, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उन सब ने मिलकर बोला भाई हम इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ बैठेंगे, पहले तुमसे बात करो, फिर तुमसे बात करो, फिर तुमसे बात करो, फिर तुमसे बात करो, आओ सब इकट्ठा मिल जाते हैं और सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके कॉमन एक दूसरे के लिए लॉ बना देते हैं. भाई सीधी सी बात है, डबल टैक्सेशन अवॉइड कर रहे हैं तो जो लॉ प्रिंसिपली बनना चाहिए वो तो सबके लिए कॉमन होना चाहिए. अगर हमें सोर्स रूल मानना है तो वो यूएस के लिए भी इंडिया को सोर्स रूल मानना चाहिए, सिंगापुर के लिए भी इंडिया को सोर्स रूल मानना चाहिए, मलेशिया के लिए भी इंडिया को सोर्स रूल मानना चाहिए. अगर हमें रेजिडेंसी रूल मानना है तो सारी कंट्रीज के लिए हमें सेम मानना चाहिए. आइडियली कायदे की बात तो एक ही होगी ना सब कंट्रीज के साथ. तो इसलिए
एक नया कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट का नाम है एमएलआई, जिसके अंदर दो कंट्रीज आपस में बैठ के बात नहीं करेंगी, मल्टीपल कंट्रीज आपस में बैठ के बात करेंगी और एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगी कि भाई टैक्सेशन का राइट किसके हाथ में होना चाहिए। सो दो कॉन्सेप्ट्स, डीटीए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स एंड एमएलआई, एमएलआई मतलब मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो आओ डबल टैक्सेशन पे चलते हैं। सो सर, डबल टैक्सेशन का मतलब जब हम एक ही इनकम पे दो बार टैक्स दे रहे हैं, अगर हम सेम इनकम पे दो बार टैक्स दे रहे हैं उसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन। अब डबल टैक्सेशन दो टाइप का होता है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। दोनों में एक चीज कॉमन है, सेम इनकम है, सेम इनकम, वही सेम इनकम है। और उस पे इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन पे सेम इनकम, ये चीज कॉमन है दोनों में। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन पे सेम इनकम पे दो टैक्स पेयर टैक्स दे रहे हैं, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन पे सेम इनकम पे सेम टैक्स पेयर दो बार टैक्स दे रहा है। सर ये नहीं समझ में आया, खिचड़ी पक गई। आओ समझाता हूं। मिस्टर ए को इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलती हैं, सुनो मिस्टर ए, तुम रेजिडेंट हो क्या इंडिया के? मिस्टर कहता है ऑफ कोर्स यस, पला बड़ा हूं इंडिया में भाई, इंडिया में ही मैंने सारा का सारा अपना बचपन बिताया, कॉलेज इंडिया से करा है, एमबीए इंडिया से करा है, बिजनेस अपना इंडिया में ही खोला था, सब कुछ मैंने इंडिया से ही करा है। तो सुनो मिस्टर ए, अगर तुम रेजिडेंट हो इंडिया के तो फिर तुम्हें टैक्स भी कहां देना पड़ेगा? इंडिया में देना पड़ेगा। रेजिडेंसी रूल के अकॉर्डिंग इंडियन इनकम टैक्स इज ऑथराइज्ड टू लेवी टैक्स ऑन एनी इनकम ऑफ अ रेजिडेंट। मिस्टर ने कहा ठीक है, मैं पे कर देता हूं। यूएस रेवेन्यू अथॉरिटीज ने मिस्टर ए को बोला, सुनो मिस्टर ए, ठीक है तुमने इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी की बात सुन ली, बात समझ में आई, लेकिन सुनना, सोर्स रूल के अकॉर्डिंग इस इनकम का जो सोर्स है, इस इनकम का जो जनरेट करने का जो माध्यम है, जो ओरिजिन है, वो यूएस है, तो तुम्हें यूएस में टैक्स देना पड़ेगा। अब इन मिस्टर ए सर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि उनके हाथ में हो गया डबल टैक्सेशन। यूएस अथॉरिटी टैक्स मांग रही है, इनकम टैक्स इंडियन अथॉरिटी टैक्स मान रही है, ऐसे सर पे हाथ पकड़ के बैठ गए, हो गए बिल्कुल परेशान। मिस्टर ए कह रहे हैं मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो हो गया डबल टैक्सेशन। तो जब सेम इनकम सेम टैक्स पेयर के हाथ में दो बार टैक्स हो जाती है, सेम इनकम सेम टैक्स पेयर के हाथ में दो बार टैक्स हो जाती है, उसे बोलते हैं ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। ज्यूरिसडिक्शन की वजह से डबल टैक्सेशन हो रहा है इस वाले केस में, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। सेम इनकम सेम टैक्स पेयर, मिस्टर ए की ही इनकम है, एक ही इनकम है, और वो दो जगह टैक्स हो रही है, एक बार यूएस में टैक्स हो रही है, एक बार इंडिया में टैक्स हो रही है, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। सेम इनकम सेम टैक्स पेयर भी सेम है, इनकम भी बिल्कुल सेम है। अब अगला पार्ट है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। सुनना, सेम इनकम डिफरेंट टैक्स पेयर। तो सर अब ये बता दो क्या होता है ये इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। तो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में जो दो वर्ड्स लिखे हैं वो हैं सेम इनकम डिफरेंट टैक्स पेयर्स। जब सेम इनकम डिफरेंट टैक्स पेयर्स के हाथ में टैक्स होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। तो आओ मैं दोबारा अपना चार्ट बना रहा हूं, इंडिया, यूएस, और इस बार मैं दो कंपनीज का यहां पर नाम लिखने वाला हूं। ये कंपनी है ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये कंपनी है ओरेकल सिस्टम्स कॉरपोरेशन इंक। तो ये है पेरेंट कंपनी ओरेकल सिस्टम्स कॉरपोरेशन इंक, ये है इंडियन कंपनी ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओरेकल सिस्टम्स कॉरपोरेशन इंक 100% शेयर्स होल्ड करती है ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ ओरेकल सिस्टम्स कॉरपोरेशन इंक। Oracle India Private Limited is a wholly owned subsidiary for Oracle Systems Corporation Inc. तो नेचुरल सी बात है, Oracle India Private Limited जितना भी इनकम कमाती होगी उसमें से एक सब्सटैंशियल पोर्शन किसको देती होगी भाई डिविडेंड्स की तरह अपने शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर का क्या नाम है? Oracle Systems Corporation। हाँ जी हाँ सर। तो सर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कमाती होगी, कमाने के बाद अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देती होगी, वो पैसा डिविडेंड्स के रूप में ओरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन को देती होगी। कौन? ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब हम लोगों ने लॉ में
एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, फाइनल में भी है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन का केस, जिसमें कहते थे कि देयर इज अ कॉर्पोरेट व्हील, देयर इज अ कॉर्पोरेट व्हील विच इज देयर बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स, एंड दैट कॉर्पोरेट व्हील मीन्स कंपनी हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी, शेयर होल्डर्स हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी। ऐसा कॉर्पोरेट लॉ के हमने प्रिंसिपल्स में कहीं तो पढ़ा था। हाँ जी हाँ सर, पढ़ा था। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। दोनों को हम अलग अलग पर्सन मानते हैं, लेकिन एक कायदे की बात बताओ यार, मैं भावुक हो रहा हूं, मैं इमोशनल हो रहा हूं, इमोशन होने के तहत मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, बताना जरा, क्या कंपनी शेयर होल्डर्स दोनों एक दूसरे, एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं? क्या दोनों एक ही पर्सन नहीं है? क्या दोनों एक ही चीज के दो रूप नहीं हैं? अरे भाई, शेयर होल्डर ही तो कंपनी है और कंपनी ही तो शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर ही तो सारे डिसीजन लेता है, कंपनी में कैसे काम होगा, क्या काम होगा, ऑपरेशन एक्टिविटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज कौन करता है, अगेन शेयर होल्डर चूज करते हैं। तो इस सारा का सारा काम जो होता है वो कंपनी और शेयर होल्डर की मिली भगत से ही तो होता है। तो ये जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है कि दो लोग अलग अलग होते हैं, या दो जो एंटिटीज होती हैं, ये जो दो पर्सन है वो अलग अलग दो पर्सन है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम लॉ में पढ़ते हैं, भाई इस वाले कॉन्सेप्ट के चलते जरा मुझे बता दो, क्या प्रैक्टिकली, वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, लेकिन क्या प्रैक्टिकली, क्या शेयर होल्डर और कंपनी एक ही बात है या दोनों अलग अलग बात है? वो कॉन्सेप्ट मैंने लॉ में पढ़ा है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो सर एक ही बात है। जो बिजनेस इनकम, सुनना जरा ध्यान से, जो बिजनेस इनकम कंपनी कमा रही है, वो बिजनेस इनकम, अरे भाई कंपनी अपने पास रख के क्या करेगी? थोड़ा सा तो री इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है, लेकिन बाकी कंपनी अपने पास रख के क्या करेगी? क्या कंपनी ये कहेगी कि भाई मुझे एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए, मैं अपना बंगला खरीदना चाहता हूं, या मुझे गाड़ियां चाहिए जिसमें मैं बैठ के सवारी करूं और मैं निकल लूं? क्या डिस्पोजेबल इनकम कंपनी डिस्पोज कर सकती है? आंसर इज नो। डिस्पोजेबल इनकम कौन डिस्पोज कर सकता है? भाई सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स ही डिस्पोज कर सकते हैं, जो डिविडेंड्स के रूप में कंपनी से इनकम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब जरा कायदे की बात बताना, सेम इनकम विच इज बिजनेस इनकम, क्या वो दो लोगों के हाथ में टैक्स नहीं हो रही? कौन दो लोग? एक तो ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो पीजीबीपी के सेक्शन के अंदर टैक्स दे रहा है, और ओरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन जो उसकी होली ओन सब्सिडरी है, वो भी डिविडेंड के रूप में टैक्स दे रहा है। क्या सेम इनकम दो लोगों के हाथ में टैक्स नहीं हो रही? सर ये तो चलो आप कह रहे हो दो लोग हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल दे देखना, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच का एग्जांपल है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच का एग्जांपल है। लैंडलॉर्ड टेनेंट को रहने की परमिशन देता है, राइट टू यूज देता है, और टेनेंट लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी नहीं, रेंट देता है, रेंट। तो लैंडलॉर्ड टेनेंट को राइट टू यूज देता है, टेनेंट लैंडलॉर्ड को रेंट देता है। सर फिर तो आप ऐसा भी कहेंगे कि भाई यहां भी जो इनकम टेनेंट कमा रहा है अपनी सैलरी से, टेनेंट भाई कोई इनकम कमा रहा है अपनी सैलरी से, टेनेंट कहीं नौकरी करता है, नौकरी में से थोड़ा सा किराया लैंडलॉर्ड को देता है, सर यहां जो सैलरी कमाई वो सैलरी में से ही तो रेंट लैंडलॉर्ड को दिया जा रहा है। तो सर क्या यहां भी सेम इनकम, बस नाम ही तो चेंज हो गया, सेम इनकम दो बार टैक्स नहीं हो रही? नहीं भाई नहीं, यहां सेम इनकम दो बार टैक्स नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि देयर आर दीज टू पीपल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों लोग अलग अलग हैं। लेकिन यहां पर ये दोनों लोग सिर्फ लॉ की निगाहों में अलग अलग हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये दोनों लोग एक ही हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे वो कंपनी हो, क्योंकि शेयर होल्डर ही कंपनी को चलाते हैं और 100% सब्सिडरी है। तो यहां पर ये एग्जांपल बड़ा डिफरेंट है, यहां पर दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन भाई यहां पर दो अलग अलग लोग नहीं हैं। यहां पर कंपनी के लॉ के पर्सपेक्टिव में तो डेफिनेटली दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन मैं इनकम की बात करूं, सेम इनकम है, सेम इनकम, बिजनेस इनकम और डिविडेंड इनकम, ये दोनों इनकम सेम नेचर की इनकम है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं सैलरी और रेंट, यहां पर सेम इनकम नहीं है, इनकम का रूप बदल जाता है।
भाई यहां पर जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट, सेम इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे अलग टैक्स लग रहा है, इनकम अर्निंग पे अलग टैक्स लग रहा है। यहां पर इनकम एक्सपेंस ऑफ हो रही है, एक्सपेंस ऑफ, आप इनकम से खर्चा कर रहे हो, ये खर्चा नहीं है, इसे आप खर्चा नहीं बोल सकते, इसे बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर खर्चा किसे बोलेंगे? खर्चा बोलेंगे इसको जब हम सैलरी की इनकम को रेंट की तरह दे देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे खर्चा या एक्सपेंडिचर। सो सेम इनकम यहां पर दो बार टैक्स हो रही है। अगर सेम इनकम यहां पर दो बार टैक्स हो रही है, दो अलग अलग टैक्स पेयर्स के हाथ में, एक बार ओरेकल इंडिया के हाथ में, एक बार ओरेकल सिस्टम कॉर्पोरेशन के हाथ में, क्योंकि भाई लॉ इन दोनों को अलग अलग मानता है, लेकिन भाई मैं इनकम तो सेम ही मान रहा हूं, मुझे लगता है ये दोनों इनकम बिल्कुल सेम है, और ये दो अलग अलग लोगों के अगर हाथों में टैक्स हो रही है, तो भाई इसे कहते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। Economic double taxation means income which is taxable in hands of two different taxpayers, but the income should be same income. Same income दो different taxpayers के हाथ में टैक्स हो रही है। जी हां, आपने लॉ में यही पढ़ा है कि शेयर होल्डर और कंपनी मींस डिफरेंट थिंग्स, तो उनकी इनकम भी अलग अलग होगी, लेकिन भाई अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिजनेस इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम। बिजनेस इनकम से ही डिविडेंड इनकम अराइज होती है, तो बिजनेस इनकम को आप पहले टैक्स कर देते हो कंपनी के हाथ में, फिर आप डिविडेंड इनकम को टैक्स कर देते हो शेयर होल्डर के हाथ में। गलत बात, डबल टैक्सेशन, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अब जो हम DTAA पढ़ेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट पढ़ेंगे, उसके अंदर जो हम डबल टैक्सेशन का एरिया कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन होगा। भाई इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन होता है, पास्ट में हुआ है और आगे भी होता रहेगा, इसको रोका नहीं जा सकता, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को रोका नहीं जा सकता। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन तो हुआ है पास्ट में भी, आज भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होएगा। जब आप डिविडेंड्स डिक्लेयर करोगे तो डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा और बिजनेस इनकम भी टैक्सेबल होगा। तो सर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का एम क्या होगा? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का होगा भाई एम ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। जब सेम इनकम सेम टैक्स पेयर के हाथ में दो बार टैक्स होती है, अगर सेम इनकम सेम टैक्स पेयर के हाथ में दो बार टैक्स होती है तो उसको हम बोलते हैं ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। और वो ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन के पर्व्यू में आएगा, जिसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के थ्रू हम लोग कर्व करने की या कर्टेल करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को रोका नहीं जा सकता, कोई एफर्ट अभी लगा भी नहीं रहा इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए, क्योंकि सारी कंट्रीज के लॉ यही कहते हैं भाई कि शेयर होल्डर एंड द कंपनी आर टू डिफरेंट पीपल। If they are two different people, then business income and dividend income are two different streams of income, and therefore if you tax both of them separately, there is no harm in it. सारे countries के law यही कहते हैं। So economic double taxation, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन, DTAA जो बनता है वो किसको एम करता है? वो ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करने का एम करता है। वो बोलेगा भाई इन एज मेनी वर्ड्स बोलेगा कि हमारा जो एग्जांपल था मिस्टर ए वाला, मिस्टर ए तुम रेजिडेंसी के हिसाब से तो इंडिया में टैक्स हो रहे हो, सोर्स रूल के हिसाब से यूएस में टैक्स हो रहे हो, तो सुनो मिस्टर ए, मांडवली कर लिया इंडिया और यूएस की टैक्स अथॉरिटीज ने, तुम सिर्फ एक ही जगह टैक्स होगे और ये है वो जगह जहां तुम टैक्स होगे। तो ये मिस्टर ए को क्लियरली बोला जाएगा अगर उनका ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन हो रहा होगा तो। So this is the difference between economic double taxation and juridical double taxation. Same income, different taxpayers. Same income, same taxpayer. If are taxed twice, then it is known as juridical double taxation. If this is the situation, then it is known as economic double taxation. ठीक है सर, बात समझ में आ गई? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन वेयर सेम इनकम इज बीइंग टैक्स्ड ट्वाइस। वंस द सेम इनकम इज बीइंग टैक्स्ड इन हैंड्स ऑफ सेम टैक्स पेयर इन टू डिफरेंट कंट्रीज। सेकंड, व्हेन द सेम इनकम इज टैक्स्ड इन हैंड्स ऑफ टू डिफरेंट टैक्स पेयर्स, देन इट इज नोन एज इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ठीक है सर।